Hey guys, hello everyone, welcome to Easy Eco with me। 2017 इकोनॉमिक्स यूजीसी नेट का पेपर हम सोल्व कर रहे थे, तो सोल्व करते हैं उसका नेक्स्ट पार्ट। क्वेश्चन है कॉन्सेप्ट ऑफ कंसंट्रेशन एंड डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट इन पब्लिक एक्सपेंडिचर आर एट्रीब्यूटेड टू, यानी कि सार्वजनिक निवेश में यानी पब्लिक एक्सपेंडिचर में जो कंसंट्रेशन एंड डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट है वो कॉन्सेप्ट किसने दिया था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी L&T पीकॉक एंड जैक वाइजमैन ने इनका एक पब्लिक एक्सपेंडिचर का जो थ्योरी दी थी उसमें इन्होंने इन दोनों इफेक्ट का जिक्र करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर द वर्दून्स लॉ। तो वर्दून लॉ जो है वो सबसे पहले हमें क्या बताता है कि जो हमारी मैन्युफैक्चरिंग यानी उत्पाद की जो ग्रोथ रेट है और उद्योग की जो प्रोडक्टिविटी है उन दोनों के बीच में क्या है, ये पॉजिटिव रिलेशन बताता है। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें है लॉन्ग रन प्रोडक्टिविटी जनरली ग्रो प्रोपोर्शनली टू द स्क्वायर रूट ऑफ आउटपुट ग्रोथ। बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि एक दीर्घ अवधि में जो प्रोडक्टिविटी है उसको क्या है उत्पादन वृद्धि के क्या है स्क्वायर रूट के में क्या है ये प्रोपोर्शनली रूप से बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग कैन कंट्रीब्यूट टू इम्प्रूवमेंट इन इंडस्ट्रियल क्लाइमेट ऑफ द रीजन, यानी कि इंडस्ट्रियल क्लाइमेट जो है हमारा औद्योगिक जो वातावरण है उसमें ऐसा कौन इन निम्न में से ऐसा कौन सा क्षेत्र है जिससे क्या है इसमें इम्प्रूवमेंट हो सकता है, सुधार हो सकता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी डेवलपमेंट बैंक्स। ठीक है, इसके द्वारा इसमें इंडस्ट्रियल क्लाइमेट जो है इसमें सुधार किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिसर्चर इंडिकेट दैट इनकम वेलोसिटी ऑफ मनी इज फॉलिंग ओवर टाइम ड्यू टू, मतलब इसमें क्या है कि जो रिसर्चर हैं शोधकर्ता जो हैं वो बताते हैं कि जो हमारी आय मुद्रा लोच है, आय मुद्रा की जो आय वेग है वो क्या है गिर रहा है। ठीक है, ओवर टाइम गिर रहा है, तो इसका कारण क्या है। तो इसमें सबसे पहले है कि इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर मनी इज़ ग्रेटर देन यूनिटी। बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि इसमें जो इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर मनी है तो वो क्या है, यानी मुद्रा की मांग की आय लोच जो है वो इकाई से अधिक है, तो इस कारण जो इनकम वेलोसिटी ऑफ मनी है वो क्या है गिरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू मोनिटरिस्ट डिमांड फॉर मनी फंक्शन इज, यानी कि मुद्रावादियों के अनुसार जो डिमांड फलन है वो उसमें उसके लिए जो डिमांड है वो क्या होती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी स्टेबल एंड इंटरेस्ट इन इलास्टिक होती है ये। ठीक है, स्थिर और इसके साथ साथ ब्याज लोचहीन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अरेंज द फॉलोइंग लिक्विडिटी एसेस्ड इन डिक्रीजिंग ऑर्डर, यानी घटते क्रम में इसको लगाना है। तो सबसे पहले लिक्विडिटी के अकॉर्डिंग लाना है, तो सबसे ज़्यादा लिक्विडिटी होती है करेंसी में और सबसे कम लिक्विडिटी होती है टाइम डिपॉजिट में। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सी और ए इसमें आ रहा है। ठीक है, अगर ये दो हमें पता है तो हम कर सकते हैं। और वैसे भी करेंसी में सबसे ज़्यादा लिक्विडिटी होती है, क्यों, क्योंकि इसको हम हाथों हाथ क्या है इसको हम इससे कोई भी वस्तु जो है वो परचेज कर सकते हैं। ठीक है, डिमांड डिपॉजिट इसको हम क्या है बैंक से निकलवा सकते हैं। ठीक है, इसका मतलब ये कहता है खुला खाता होता है कि इसको हम ये हो सकता है कि दिन में अगर हमें 2 बार पैसों की ज़रूरत पड़ गई है तो हम 2 बार भी इससे निकलवा सकते हैं। इसमें क्या है ब्याज थोड़ा कम मिलता है। ठीक है, उसके बाद आता है सेविंग डिपॉजिट, इसमें भी हम पैसा निकलवा सकते हैं लेकिन इसमें टाइम होता है कि हम जैसे इसमें क्या होता है इस अकाउंट में हम एक दिन में 2 बार भी निकलवा लिए पैसे। ठीक है, इसमें ऐसा नहीं होता है, इसमें थोड़ा गैप होता है। और टाइम डिपॉजिट में तो क्या है, ये तो इसमें तो इस तरह की इन्वेस्टमेंट आती है जैसे फिक्स्ड डिपॉजिट तरह की इन्वेस्टमेंट आती है इसमें। ठीक है, इसमें टाइम बाउंड होती है, तो ये सबसे कम लिक्विडिटी होता है, तो राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेच ऑफ द फॉलोइंग। एक साइड हमें इकोनॉमिक्स के नाम दिए हैं, दूसरी साइड इनकी इक्वेशंस दी हुई हैं, और ये सारे जो हैं ये कैम्ब्रिज इकोनॉमिक्स हैं, इन्होंने अपनी अलग अलग इक्वेशन दी है। तो सबसे पहले है एल्फ्रेड मार्शल की जो इक्वेशन है वो है m=p/k/y। ये क्या है, इसमें ये बात तो एक ही बताते हैं लेकिन इन्होंने क्या है जो वेरिएबल हैं उनको क्या है अलग अलग रूप पे ले लिया है। तो इरविंग फिशर की इक्वेशन है mv=pt, रॉबर्टसन की है m=pkt। ठीक है, और केंज की है n=pk। तो इसके अकॉर्डिंग इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 4 1 एंड 3, 2 4 1 एंड बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है
In his theory of money, James Tobin did not agree with which of the following inferences assumption of the demand for money for liquidity preference इनिशिएटेड बाय लॉर्ड केंज, यानी कि लॉर्ड केंज की जो लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी थी उसके जो भी निष्कर्ष या फिर अजम्पशन थी उससे जो जेम्स टोबिन है वो क्या है, एग्री नहीं है। ठीक है, तो दो स्टेटमेंट दी गई है, इन स्टेटमेंट में बताना है कि कौन सी सही है। नेक्स्ट है इलास्टिसिटी ऑफ एक्सपेक्टेशन ऑफ फ्यूचर इंटरेस्ट रेट, यानी कि भावी ब्याज दरों की प्रत्याशा लोच, बिल्कुल सही है। ठीक है, नेक्स्ट है इंडिविजुअल हेल्ड इधर मनी और बॉन्ड, यानी कि व्यक्ति या तो मुद्रा अपने पास रखेंगे या फिर बॉन्ड अपने पास रखेंगे, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी बोथ स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। इसमें क्या होता है कि जेम्स टोबिन ने, इनका एक लेख है लिक्विडिटी प्रेफरेंस ऑफ एज बिहेवियर टुवर्ड रिस्क, उसमें इन्होंने बताया कि इन्वेस्टमेंट टेबल जो होती है उसका चयन करने पे इन्होंने एक सिद्धांत दिया है जोखिम निवारण तरलता पसंदगी, जिसको हम बोलते हैं रिस्क कवरिंग लिक्विडिटी प्रेफरेंस। तो ये सिद्धांत ये मान के चलता है कि जो भी ब्याज धारक परिसंपत्तियाँ होती हैं, यानी कि जिन ऐसी परिसंपत्तियाँ जिन पे हमें ब्याज मिलता है, उनको रखने से जो पूंजी लाभ होता है या फिर जो हानि होती है उसकी एक्सपेक्टेशन क्या है, ज़ीरो होती है। ठीक है, उसकी एक्सपेक्टेशन जीरो होती है। और एक ये बताते हैं कि जो मुद्रा की मांग है और जो ब्याज दर है उनमें क्या है, नेगेटिव रिलेशन पाया जाता है। ठीक है, परंतु जो ये सिद्धांत है ये लिक्विडिटी प्रेफरेंस यानी तरलता जाल की ये चर्चा नहीं करता है। जेम्स टोबिन केवल क्या है, जो विविध इन्वेस्टमेंट है उस पर केवल ध्यान अपना केंद्रित करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अ पॉपुलेशन पिरामिड ऑफ अ कंट्री शोज द, ये क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं, आई थिंक 2018 के पेपर में इसको कवर किया था और वहाँ पे मैंने इसको डिटेल में बताया था, डायग्राम बना के भी बताया था कि ये किस तरह से शो करता है। ठीक है, तो यहाँ डिटेल में करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी एज स्ट्रक्चर ऑफ मेल एंड फीमेल बताता है ये। ठीक है, ये इस तरह से होता है, यहाँ पे फीमेल और मेल की ली जाती है इस तरह से। एज स्ट्रक्चर बताता है कि कितनी, जो एक देश में जो एज स्ट्रक्चर है वो कितना है मेल फीमेल का अलग अलग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ़ द एक्चुअल अनएम्प्लॉयमेंट रेट इज़ बिलो द नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इफ़ वुड बी एक्सपेक्टेड दैट, यानी कि जो एक्चुअल अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो अगर नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट से कम है, नीचे है, तो क्या प्रत्याशा क्या की जाएगी, क्या एक्सपेक्टेड होगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी द रेट ऑफ इन्फ्लेशन वुड इंक्रीज, द रेट ऑफ इन्फ्लेशन वुड इंक्रीज, जो स्फीति है वो उसकी दर बढ़ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है डेमोग्राफिक ट्रांजिशन मीन्स। डेमोग्राफिक ट्रांजिशन मीन्स क्या होता है, इसका सिंपली समझ लेते हैं। इसमें क्या होता है कि जब कोई भी कंट्री जब विकास करती है तो इसके साथ साथ क्या होता है कि पहले तो क्या होता है, हाई बर्थ रेट होती है, हाई डेथ रेट, दोनों क्या है हाई होते हैं, और ये दोनों क्या है हाई से लो लेवल पे जाते हैं, निम्न की ओर। तो इसके अकॉर्डिंग इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी शिफ्ट फ्रॉम द कंडीशन ऑफ हाई बर्थ रेट टू हाई डेथ रेट्स टू लो बर्थ रेट एंड लो डेथ रेट। ठीक है, इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड डंपिंग रेफर्स टू, तो इंटरनेशनल ट्रेड में जो डंपिंग है उसका मीन क्या है। तो सबसे पहले मीनिंग समझ लेते हैं, डंपिंग क्या होता है। डंपिंग में क्या होता है, इसमें जो हमारी फॉरेन मार्केट होती है उसमें हम क्या है, कोई भी वस्तु है उसको कम प्राइस में बेचते हैं, और जो हमारी डोमेस्टिक मार्केट होती है उसमें हम उसको क्या है ज़्यादा प्राइस में बेचते हैं। ठीक है, तो ये इनमें क्या है कीमत विभेद पाया जाता है, यानी प्राइस डिफ्रेंशिएशन पाया जाता है, तो इसको ही हम क्या बोलते हैं, डंपिंग बोलते हैं। ठीक है, इसको ही हम डंपिंग बोलते हैं। तो कई बार ये क्या है जानबूझकर बिकी जाती है, जैसे कई बार क्या है हमारे पास किसी भी वस्तु का स्टॉक बढ़ गया है तो ठीक है वो बिक नहीं रहा है, तो इसको क्या करते हैं हम कम प्राइस में इसको फॉरेन मार्केट में इसको बेचने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी सेलिंग अ कमोडिटी चीपर इन फॉरेन मार्केट एंड कॉस्टली इन डोमेस्टिक मार्केट। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच ऑफ द फॉलोइंग, तो इसमें है सबसे पहले इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड क्या सॉल्व करता है, इसका होगा बैलेंस ऑफ पेमेंट प्रॉब्लम्स, यानी भुगतान संतुलन की जो भी प्रॉब्लम्स है वो ये IMF जो है वो सॉल्व करता है। नेक्स्ट है इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, तो ये क्या देखता है, ये देखता है सोशियो इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर। नेक्स्ट है इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, ये क्या देखता है सॉफ्ट लोन टू पुअर कंट्रीज़, ये क्या होता है कि जो पुअर कंट्रीज़ हैं उनको सॉफ्ट लोन प्रोवाइड करता है। सॉफ्ट लोन कौन सा होता है, इसमें मतलब कि बहुत कम ब्याज लगती है, 2% के आसपास इसमें ब्याज लगती है। ठीक है, इससे ज़्यादा इसमें ब्याज नहीं लगती हैं, या तो ब्याज लगती नहीं है, लगती हैं तो फिर 2% तक की लगती है। ठीक है, नेक्स्ट है इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन, तो ये है लैंडिंग टू प्राइवेट सेक्टर,
यानी कि जो निजी सेक्टर है, प्राइवेट सेक्टर है, उसको उधार देना इसका मेन काम होता है आईएफसी का। तो इसके अकॉर्डिंग इसका राइट आंसर होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अ डेफिसिट इन बैलेंस ऑफ पेमेंट कैन बी करेक्टेड बाय, यानी कि भुगतान संतुलन का जो घाटा है वो कैसे सही किया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, एन इंक्रीज इन इंटरेस्ट रेट। इंटरेस्ट रेट को बढ़ा के इसको ठीक कर सकते हैं। ठीक है, और इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन पॉलिसीज़ जो हैं उनके द्वारा इसको ठीक किया जा सकता है। डायरेक्ट कंट्रोल के द्वारा भी ठीक किया जा सकता है। ठीक है, और डिवेल्यूशन करके इसको ठीक किया जा सकता है। इस तरह से कई इसको ठीक करने के कई आयाम हैं जिसके द्वारा बैलेंस ऑफ पेमेंट का जो घाटा है उसको ठीक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन द टर्मिनोलॉजी ऑफ WTO विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एन एम्बर बॉक्स सब्सिडी, कि एम्बर बॉक्स सब्सिडी में इन निम्न में से कौन सा नहीं आता है। तो सबसे पहले है मिनिमम सपोर्ट प्राइस ऑफ सीरियल्स, तो अनाज की न्यूनतम समर्थन मूल्य बिल्कुल इसमें आता है। नेक्स्ट है सब्सिडी ऑन सीड्स, बीजों पे सब्सिडी इसमें इंक्लूड किया जाता है। सब्सिडी ऑन इरिगेशन रेट्स, जो सिंचाई दरें होती हैं उन पे सब्सिडी देना, तो ये तीनों इसके अंदर आता है। नेक्स्ट है कॉस्ट ऑफ गवर्नमेंट पेस्ट कंट्रोल एंड मैनेजमेंट। ठीक है, ये इसके अंडर नहीं आता है। तो इसका अकॉर्डिंग इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ये जो है कॉस्ट ऑफ गवर्नमेंट पेस्ट कंट्रोल एंड मैनेजमेंट है ये इसमें इंक्लूड नहीं किया जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें क्या होता है, जो एम्बर बॉक्स सब्सिडी जो है ये क्या करती है, जो व्यापार है उसको प्रतिकूल रूप से इफेक्ट करती है। ठीक है, क्यों? इसमें क्या होता है, कोई भी मेंबर जो है अपनी जो सब्सिडी पॉलिसी होती है उससे क्या है, जो अदर मेंबर्स हैं उनके हितों को प्रतिकूल रूप से इफेक्ट नहीं कर सकता है। अगर वो ऐसा करता है तो उनके विरुद्ध क्या है, कार्रवाई भी की जा सकती है। ठीक है, तो ये थे कुछ क्वेश्चन, बाकी के क्वेश्चन इसके नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो इसको शेयर कीजिए ताकि अदर स्टूडेंट को भी इसका बेनिफिट मिल सके। ओके गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।